हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। उसमें हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लासेस के मिडिल क्लासेस का क्या कैसे बनी, किस प्रकार से बनी। उससे पहले हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड पॉइंट का 2.1 हमने कल पढ़ लिया था। आज हम 2.2 देख रहे हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र नेशनलिज्म क्या है? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Ideology सिद्धांत के जो आइडियाज़ थे यूनिटी के 18th सेंचुरी में वो किस पर निर्भर करते थे? लिबरलिज्म पे। कितनी स्वतंत्रता है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीन फ्री। लैटिन वर्ड से आया है, लिबर से लिबरलिज्म, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। जो लिबरलिज्म है उसका मतलब क्या था कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट। और पॉलिटिकली इसका मीनिंग क्या था? गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? लोगों की। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ और ये आपका ऑटोक्रेसी। कि लिबरलिज्म का मतलब है ऑटोक्रेसी और क्लर्जिकल जो प्रिविलेजेस हैं वो सब खत्म हो जाने चाहिए। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवाइटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी हो सकते हैं। येट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? आप यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है कि आप 18 साल से ज़्यादा हो तो आप सभी वोट दे सको, ऐसा कोई लिबरलिज्म नहीं था। यू विल रिकॉल दैट रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। जब हमने फ्रांस में देखा था पहली लिबरल डेमोक्रेसी बनी थी, जो राइट टू वोट था एंड टू गॉट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। वो किन के पास था? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, खाली उन्हीं को राइट टू वोट होता था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। जो आपके राजनीतिक पावर थी, जिन व्यक्तियों के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं था उन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं था वोट देने के लिए, और औरतों को भी कोई भी अधिकार नहीं था वोट देने का। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स, जो हमारा जैकोबिन बना था जिसको गिलोटिन किया गया था, डिड ऑल द अडल्ट मेल्स इंजॉय सफरेज। उसने भी सारे आदमियों को ही अधिकार दिया था सफरेज का। सफरेज मतलब राइट टू वोट। हावेवर नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से क्या कर दिया था? इसको कंट्रोल किया था एंड रेड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर। और औरतों को माइनर स्टेट में ला करके खड़ा कर दिया था, मतलब उनके पास कोई वोट देने का अधिकार नहीं थी। और जो औरतें थी वो प्रॉपर्टी हो जाती थी किसकी? फादर की और हस्बैंड की। मतलब जो भी काम करेंगी अपने फादर और अपने हस्बैंड से पूछ के करेंगी। औरतों को कोई एजुकेशन राइट नहीं था। औरतों को कोई अपनी मर्ज़ी से शादी करने का अधिकार नहीं था कि वो भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। जहाँ उनके पापा बोलेंगे दे हैव टू मैरी देयर, और उसके बाद उनका जो भी डिसीज़न होगा वो उनके हस्बैंड्स लेंगे। Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements. अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में? औरतों ने और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करी, मतलब दे डिमांडेड टू राइट टू वोट। इन द इकोनॉमिक स्फीयर liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का क्या मतलब था? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब मार्केट में सभी को फ्रीडम होनी चाहिए, सब अपना माल बेच सकते हैं। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, और वो रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट ने लगाए हैं वो हटने चाहिए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो वहाँ के सामान है, जो पैसा है उसके ऊपर से। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। 19वीं शताब्दी में इकोनॉमिकल लिबरलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड बनी ऑफ द मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लास लोगों की, क्योंकि वो लोग बिजनेस करना चाहते थे,
वो मार्केट में उतरना चाहते थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हम जर्मन स्पीकिंग पीपल का एक एग्जांपल लेते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless small principalities of a confrontation of 39 states। नेपोलियन कोड के अंदर जो नेपोलियन था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी 39 स्टेट्स के लिए। ईच ऑफ दिस पोस्ट स्टेट्स ओन करेंसी, सभी 39 स्टेट्स का अपना करेंसी था, वेट्स था और मेजर था। A merchant traveling 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers। एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है, 1833 में अगर उसे हैम्सबर्ग से ये न्यूरेमबर्ग में जाना पड़ेगा तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। एंड ऑल पे कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन ऑफ देम, और हर जगह उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। बेटा सोचो, यहाँ हम दिल्ली में रहते हैं और हमें जम्मू और कश्मीर में जाकर के कोई व्यापार करना है, जो कि हम पहले तो नहीं कर सकते थे। अभी जब धारा हटी है तो अब हम खुला वहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब तक ये धारा नहीं हटी थी तब तक हम वहाँ जा कर के ज़मीन नहीं ले सकते थे। और आप लोगों को मैं एक और बात बताऊँ, अगर ये जो धारा हटी है, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से अलग है, जो ये धारा हटी है अभी, जो जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया है पूरी तरह, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का हेड्स ऑफ वर्क, उसमें क्या था कि अगर कश्मीरी लड़की भारतीय लड़के से शादी करती है तो उसकी नागरिकता जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर कश्मीरी लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता भी बनी रहेगी और पाकिस्तानी नागरिकता भी रहेगी। हमारे यहाँ पर वो शादी नहीं करेगी क्योंकि नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ना ही हम वहाँ जा कर के ज़मीन खरीद सकते थे, ना ही हम वहाँ जा कर के कोई बिज़नेस कर सकते थे। अभी धारा हट गई है तो हम बहुत कुछ जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं। लेकिन बच्चा, मैं यहाँ पर समझा रही थी आपको कस्टम ड्यूटीज़ का, कि अगर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से अगर मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है या साउथ में कहीं बिज़नेस करने के लिए जाना है, कोई अपना सामान बेचने के लिए जाना है, और हर स्टेट पर मुझे 5% का टैक्स देना पड़ेगा, तो सोचो चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी, क्योंकि व्यापारी अपनी पॉकेट्स तो देगा नहीं। ड्यूटीज़ वर ऑफन levied according to the weights of measures of the goods, as each region had to pay its own system of weights and measures। this involved time consuming calculation। इससे कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था। तो अगर हम हर स्टेट में जाकर के अपनी करेंसी बदलवाएंगे तो कहीं 1 रुपया इज इक्वल टू 0.5 यूरो होगा, मतलब मैं ऐसे ही करेंसी का नाम ले रही हूँ कोई भी, कहीं पर 0.10 होगा तो कहीं पर 0.25 होगा। तो कितना लंबा कैलकुलेशन, मनी एक्सचेंजिंग में कितना टाइम लगेगा। The measure of cloth, for example, was LA, which is region stood for a different length. An ILE of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7। ILE यहाँ पर लिया गया, एक मेजरमेंट यूनिट लिया गया जो कि फ्रैंकफर्ट में कितना है 54.7 है, मेंस में 55.1 है और न्यूम्सबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर है और फेयरवर्ग में 53.5 है। अब देखो हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग है, मतलब एक जगह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो दूसरी जगह 1 मीटर में 120 सेंटीमीटर है, तो तीसरी जगह 1 मीटर में 80 सेंटीमीटर है। तो सोचो कितना मेजरमेंट यूनिट्स में डिफरेंट आ रहा है, बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सच कंडीशंस वर व्यूड एज अ ऑब्स्टेकल्स परेशानियाँ। इकोनॉमिक एक्सचेंज, मैंने अभी आपको बताया पैसे वैसे चेंज करने के लिए इकोनॉमिकली एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड ग्रोथ बाय द new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब ये डिमांड उठाई गई कि भाई सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए, वेट्स एंड मेजर्स लाने चाहिए अब हमको। इन 1834 अ कस्टम यूनियन जोवेलियन, बेटा ये जोवेलियन जो है इसका डिफाइन आता है कि क्या है जोवेलियन। एक कस्टम यूनियन है जो वॉज फॉर्म्ड बाय इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। प्रूशिया और बहुत सारे जर्मन स्टेट से बनाया था। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स से ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था और बहुत सारे रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, 30 से 2 में करेंसीज को चेंज कर दिया गया। मतलब देयर इज़ नो नीड टू एक्सचेंज करेंसी ऑन एवरी नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी।
द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब रेलवेज बना तो आप मोबिलिटी का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हो। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म से स्ट्रेंथ मिली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, जिससे वो क्या चाहते थे, देश को क्या कराना चाहते थे, यूनिफाई कराना चाहते थे। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। इसके नए वर्ड्स हैं वो आगे आएंगे, अभी नहीं है पर मैं बता देती हूँ। कंजर्वेटिज्म, अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। आप इसको लर्न कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी ये चीज़ें।